दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन यानी जीके का 50 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। और यह मॉक टेस्ट जो है सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, जैसे झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, है ना। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मॉक टेस्ट जो है काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है ना। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, है ना, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो सामान्य अध्ययन के क्षेत्र में आप बेहतर कर पाए। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, कैबिनेट मिशन 1946। जी हां, कैबिनेट मिशन 1946 के सुझाव पर जो है संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व वहां की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने किया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। विश्व का पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका का है, जो वर्ष 1788 ईस्वी में अपनाया गया था। अमेरिका जो है संविधान कब अपनाया था? वर्ष 1788 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। जी हाँ, 1993। 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज से संबंधित था, ये आपको मालूम होगा, है ना। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, अतः प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है। देखिए कितना सवाल यहां से बन गया कि 73वां संविधान कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को। किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित था, है ना। और अतः प्रत्येक जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 24 अप्रैल को, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 4। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति ने। जी हां, अशोक मेहता समिति ने 1970 में जो है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1978 में दी, जिसमें उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली एवं न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति, जिसका गठन जो है 1970 में किया गया और यह रिपोर्ट कब सौंपा था? 1978 में। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 92वां संविधान संशोधन के तहत। जी हाँ, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है मान्यता प्राप्त राज्य की भाषा को रखा जाता है 8वीं अनुसूची में, है ना। वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 92वां संविधान संशोधन 1993 में इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया, है ना। 92वां संविधान संशोधन में किसको किसको जोड़ा गया, है ना? तो बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया। वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, है ना। और 8वीं अनुसूची में किसको रखा जाता है? मान्यता प्राप्त राज्य की भाषा को रखा जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची में। चलिए, तो 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 6। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/6 सदस्यों का। क्या उत्तर हो जाएगा? 1/6 सदस्यों का। अनुच्छेद 171 के तहत जो है विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति जो है ना, वर्णित है। इसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, कौन कौन क्षेत्र से? कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा में जुड़े व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। जी हाँ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। जी हाँ, हमारी संविधान की प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात भारत सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टि रखता है। जी हाँ, तो धर्मनिरपेक्षता कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, जबकि मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं?
तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। जिन केंद्रशासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री पद का प्रावधान है वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन किसके द्वारा किया था? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में दिल्ली तथा पुदुचेरी में जो है केंद्रशासित प्रदेश में मुख्यमंत्री पद सर्जित है। ऑप्शन नंबर ए। कहां कहां कौन कौन से केंद्रशासित प्रदेश में? तो दिल्ली और पुदुचेरी में, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 9। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्राची प्रांत की राजधानी थी, है ना। अशोक का साम्राज्य जो था वो 5 प्रांतों में विभक्त था। कौन कौन? उत्तरापंथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी उज्जैनी। तीसरा कलिंग प्रांत जिसकी राजधानी तोसली। चौथा दक्षिणापथ, है ना, इसकी राजधानी जो था स्वर्णगिरी। और पांचवा प्राची यानी पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, है ना। तो वही पूछा गया अशोक के काल में पाटलिपुत्र में जो है निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो प्राची यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 10। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? तो किस स्थल से मिला है? हड़प्पा। किस स्थल से मिला है? हड़प्पा। और यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना, कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में अभी वर्तमान में रावी नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, इसका उत्खनन जो है 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 11। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में कौन सा जो है युग्म सम्मिलित है? चलिए अब देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं के संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। अब त्रिपिटक के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध की शिक्षाओं के संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है, जो निम्न है। कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जी हाँ, सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है सूत पिटक में। विनय पिटक इसमें बौद्ध धर्म में रहने वाले भिक्षुनियों के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन है। अभिधम पिटक इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो मिला लीजिए, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा सूत पिटक। अच्छा, विनय पिटक है तो विनय पिटक में बौद्ध मठों में, है ना, रहने वाले भिक्षुनियों के अनुशासन संबंधी जो है वह नियम है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, है ना, आपका कहता कौन सही सुमलित है? तो आप देख लीजिए, तो विनय पिटक में आपको हम क्या बताए? तो विनय पिटक में हमने बोला इसमें बौद्ध, है ना, इसमें जो है बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुनियों के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन है। सूत पिटक में हमने क्या बोला? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। तो सही सुमलित आपको नहीं लग रहा है कि सूत पिटक वाला सही सुमलित दिया गया है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन केवल दो। जी हाँ। अच्छा, विनय पिटक में तो दार्शनिक का भी नहीं, दार्शनिक व्याख्या गलत है। अभिधम पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम, अनुशासन संबंधी नहीं, यह भी गलत है। तो सही सुमलित था आपका, है ना, केवल और केवल दूसरा यानी केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 12। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया? है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? किस दक्षिणी, है ना, भारतीय राज्य ने भाग लिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कन्नौज के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के बीच जारी संघर्षों के बीच राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हस्तक्षेप किया था। जी हाँ, और एवं वत्सराज हस्तक्षेप नहीं किया, एवं वत्सराज तथा धर्मपाल को जो है हराया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 13। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक अलाउद्दीन जानी को। किसको नियुक्त किया था? मलिक अलाउद्दीन जानी को। प्रश्न संख्या 14। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनुल आबिदीन। जी हाँ, जैनुल आबिदीन, है, जिसका शासन 420 से लेकर 470 ईस्वी तक रहा। अपनी जैनुल आबिदीन का जो कार्यकाल रहा 420 से 470, अपनी उदार जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया, जिसके कारण आबिदीन को जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रैंकूवर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है कब आया? 1616 में अपनी पहली कंपनी जो है तंजौर के ट्रैंकूवर यानी तमिलनाडु में जो स्थित है में स्थापित किया, है ना। जी हाँ, और जबकि दूसरी फैक्ट्री सियारामपुर बंगाल में स्थापित किया। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 16।
पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो मराठा पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बालाजी बाजीराव। यह युद्ध जो है 14 फरवरी 1761 को हुआ। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 17। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, सबसे पहली बात, वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की, जिसमें सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, शेफर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत को शांतिपूर्ण सत्ता के हस्तांतरण के लिए संभावनाओं की तलाशना था। तो अब देखिए 3 सदस्य कौन कौन थे? 3 सदस्य थे, है ना, पैथिक लॉरेंस, शेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो कौन नहीं थे? तो आप लॉर्ड बेवल, ये इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे आ जाइए, नेशनल हेराल्ड जो अंग्रेजी पत्रिका है का संपादन किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जो है 1938 में अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1938 ईस्वी में, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी भाषा में किया था। आगे आ जाइए, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महा अधिवक्ताओं के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बलदेव सहाय। किसने? बलदेव सहाय ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? बटोहिया जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रघुवीर नारायण। जी हाँ, रघुवीर नारायण की प्रसिद्ध रचना है। देखिए, रघुवीर नारायण जो थे वह खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों में काव्य रचना की है। इनकी सबसे बड़ी प्रसिद्ध कविता बटोहिया है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ स्वदेश भक्ति की भावना को सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 21। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? किसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम की लगती है। प्रश्न संख्या 22। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे आ जाइए, कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भुवन पहाड़ियां। भुवन पहाड़ियां, देखिए मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ी श्रेणी है, गारो, खासी, जयंतियां। गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंती पहाड़ी, यही मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ी श्रेणियां हैं। भुवन पहाड़ियां जो है वह असम जिले की बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है। जी हाँ, असम जो है असम की बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 24। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार से। देखिए 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के मध्य स्थित है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य स्थित है, डंकन पांस लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है, कोको चैनल कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है, पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। जी हाँ, तो यह था आपका सारा का सारा हमने चर्चा कर दिया। आपसे 10 डिग्री के बारे में पूछा गया तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 25। देखिए सुम्मिलित करना है द्वाब और नदियां। अब देखिए बिस्ट द्वाब है ना, तो बिस्ट द्वाब जो है वह ब्यास और सतलज के मध्य यानी पहला का मिलान तीसरा से, तो एक ही ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर ए। बारी द्वाब रावी तथा ब्यास के मध्य, रचना द्वाब रावी तथा चिनाब के मध्य, चाज द्वाब चिनाब तथा झेलम के मध्य। ऑप्शन नंबर ए सही सुम्मिलित है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 26। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। जी हाँ, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 27। गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चलिए गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पवनी पृथ्वी के किस गोलार्ध में जो है ना चलती है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या? वह हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, देश राजधानी साइप्रस की राजधानी जो है ना, कौन सुम्मिलित नहीं? साइप्रस की राजधानी निकोसिया सही है। कंबोडिया की राजधानी जो है न्योम पेन, यह भी सही है।
ओमान की राजधानी जो है वह अमान दिया ना, यही गलत है आपका। ओमान की राजधानी मस्कट है। कहाँ है? मस्कट, यही सुमलित नहीं है। सीरिया की राजधानी जो है वह दमिश्क है, दमिश्क। जी हाँ, तो सब सही था, ऑप्शन नंबर सी गलत था। ओमान की राजधानी मस्कट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 29। निम्न में से किस एक के समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 30। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, है ना। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 31। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, तो कौन है आपका? तो नेफेड, है ना, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, है ना, कृषि विपणन से संबंधित है ना, जो नेफेड है आपका, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन जिसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है। ऑप्शन हो जाएगा बी, नेफेड। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 32। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। जी हाँ, आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करें, यानी इन तरल संपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम करना है, सजाना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले होगा करेंसी, है ना, उसके बाद होगा आपका, है ना, बैंकों के पास मांग जमा, उसके बाद हो जाएगा बैंकों के पास बचत जमा, उसके बाद हो जाएगा बैंकों के पास सर्वाधिक जमा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है ना? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सही क्रम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, उसके बाद स्थिरीकरण। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 35। जैव विविधता के नाश का कारण है। देखिए, हम आपको बतला देना चाहते हैं, जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, वन क्षेत्र व वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार व तस्करी आदि है। यानी आप देखोगे तो जैव विविधता के नाश का कारण सभी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रहरी ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। जी हाँ, इस ऐप के माध्यम से एसएसबी में जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास एवं अवकाश संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह था किसका? गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया ऐप है प्रहरी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 37। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38। डस्ट लिंक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, है ना, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। और हम आपको बतला देना चाहते हैं, इस आयोग का स्थापना यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी का स्थापना जो है ना, वर्ष 1964 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़िए, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुआ है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1540 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 41। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा माधव हाडा को। जी हाँ, माधव हाडा को। और यह पुरस्कार जो है उनकी कृति पंचरंग चोल पहर सखीरे के लिए दिया गया है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 42। पद्म भूषण 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? देखिए, हम पूरा चर्चा कर रहे हैं। 2023 में जो है कुल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें जो है पद्मश्री 91 व्यक्ति को, पद्म विभूषण 6 व्यक्ति को, जबकि पद्म भूषण जो है 9 व्यक्तियों को दिया गया। 2023 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला? 106। पद्मश्री, है ना, पद्मश्री जो है 91, पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 व्यक्ति को दिया गया। तो अभी आपका उत्तर है पद्म भूषण का बात किया गया तो 9 व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे बढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार। इस आयोजन का विषय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद था। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 44। प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेग लैनिंग ने। जी हाँ,
तो यह देखिए, यह आपका वुमेन प्रीमियर लीग के सभी मैचों का आयोजन जो है महाराष्ट्र में किया गया था, पहले यह बात जान लीजिए 2023 का। और वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब जो है मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता था। इसमें ऑरेंज कैप का खिताब जो है मेग लैनिंग को दिया गया था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 45, प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अभय के, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह पहली बार 2019 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 2019 में। आगे बढ़िए, रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एमएसडी को, यानी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जबकि जियो मार्ट के सीईओ हैं संदीप बिरंगती। जी हाँ। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 48, हाल ही में किस राज्य के याक चुर्पी को जीआई है ना टैग मिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ। आगे बढ़िए, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है ना। इसकी स्थापना, सूर सरोवर पक्षी विहार की स्थापना 1991 में किया गया। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 50, इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है ना? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कोसी और बूढ़ी गंडक। जी हाँ, गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां है, नदी जो है वह है घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, महानंदा। जबकि दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी है कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु। तो यह था आपका है ना समान अध्ययन, यानी जीके का 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट, जिसको हमने पूरा है ना कंसेप्ट के साथ जो है पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ कंप्लीट करवाया। उम्मीद करते देखिए जितना सारा बात आपको बताएगा, हर एक बात को सुनिए, हर एक बात को समझिए। हर मॉक टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ, जैसे 50 प्रश्न है तो इससे समझिए 200-250 प्रश्न आपका क्लियर होगा। हाँ, जितना बात आपको बोलते हैं सारी बात को आप ध्यान में रखिए, नोट कीजिए, तब जाकर के आपका सारा चीज मेंटेन होगा। हाँ, यह मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के लिए हमने बोल चुका है पहले, है ना। झारखंड एसएससी जिनका है ना, झारखंड कांस्टेबल जिनका होगा, झारखंड का सभी एग्जाम, बिहार का सभी एग्जाम, यूपी का सभी एग्जाम, रेलवे हो गया, सभी एग्जाम के लिए जो है यह काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसलिए इस मॉक टेस्ट का आप रिवीजन जरूर करते रहें। हाँ, अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमको जरूर बताएं, और भी जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब हम आपको जो है उस तरह का है ना मटेरियल जो प्रोवाइड किया करेंगे। हाँ, आप देखते होंगे कि अब हम जीके का पोस्ट भी, क्यूज भी करवाते हैं यूट्यूब पर, कम्युनिटी में आप देखते होंगे, तो उस क्यूज को बना, उसमें करंट का क्वेश्चन होता है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस क्यूज के माध्यम से आपको हम प्रतिदिन प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ वहीं आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।